नेक्स्ट इज़ एफेकिया. ए मीन एब्सेंट एंड फेकिया मीन लेंस. तो एब्सेंस ऑफ द लेंस इज़ कॉल्ड एफेकिया. या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर लेंस अपने प्यूपिलरी रीजन के अंदर ना हो, उसको भी हम लोग एफेकिया कह सकते हैं. मींस के वो या इंटीरियर चैम्बर में पड़ा हो या पोस्टीरियर चैम्बर में पड़ा हो. ठीक है. अब इसकी वजह ये हो सकती है, इसके अंदर ज़रूरी नहीं कि लेंस इंटीरियर पोस्टीरियर चैम्बर में हो या यहाँ पे अपनी, सिर्फ ये कि ओरिजिनल पोजीशन पे ना हो. ठीक है. इसकी एक कॉज हो सकती है, इसकी ये कॉजेज़ यूक्यू आ चुका है. ठीक है. इसकी कॉजेज़, इसका ट्रीटमेंट ये यूक्यू में आ चुका है. इसके अलावा इसमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है, तो वो आपने ज़रूर, मैं आपको बाद में बताती हूँ इसके क्लिनिकल फीचर्स में, तो वो आपने ज़रूर करना है, वो आपको भूलना कभी भी नहीं चाहिए. तो इसके कॉजेज़ क्या हैं कि या तो हम लेंस को खुद बहुत सर्जरी के थ्रू रिमूव कर लें, या समटाइम्स ऐसा होता है कि कैटरैक्ट होता है ना जब, तो लेंस का अंदर वाला सारा का सारा मटेरियल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है. आपको याद होगा हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट के अंदर सारा लेंस मटेरियल एब्जॉर्ब हो गया था. तो एब्जॉर्प्शन हो सकती है लेंस मटेरियल की. कोई ट्रॉमा हो जाए जिसकी वजह से इंटीरियर कैप्सूल यहाँ से रप्चर हो. ठीक है. यूँ इंटीरियर कैप्सूल रप्चर हो तो ये जो अंदर लेंस का सारा मटेरियल है ये यहाँ से रिमूव हो जाए. ठीक है. तो ट्रॉमा की वजह से या फिर हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट, ये वही चीज़, एब्जॉर्प्शन ऑफ लेंस मैटर ड्यू टू हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट, वही चीज़ बाद में आ गई है कि हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट के अंदर क्या होता है कि जब थोड़ी ज़्यादा देर के लिए कैटरैक्ट हो तो फिर ये सारा अंदर से लेंस मटेरियल एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको हम हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट कहते हैं. ठीक है. तो ये कॉजेज़ आपको इसकी ज़रूर पता होनी चाहिए. अब ये पेशेंट्स क्या होते हैं, हाई हाइपर मेट्रोपिक. ये वो एमसीक्यू है जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये एमसीक्यू आपको कभी भी नहीं भूलना चाहिए. अब इसकी वजह क्या है कि ये भूलना क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि आपने सुना होगा नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस. ठीक है. मायोपिक पेशेंट्स आर नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट्स आर फार साइटेडनेस. ठीक है. और इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं हम कि जो नियर साइटेड पेशेंट्स हैं उनके अंदर इमेज नियर टू लेंस बनता है, और जो फार साइटेड पेशेंट्स हैं उनके अंदर इमेज फॉर फ्रॉम लेंस बनता है. ठीक है. तो ये हमारे पास जो है वो नियर साइटेड जो करीब का देख सकते हैं. ठीक है. तो उनके अंदर क्या मतलब इसको हम मायोपिक पेशेंट्स कहते हैं, जिनके अंदर करीब का देख सकते हैं, उनके अंदर इमेज भी लेंस के करीब बनता है. ठीक है. ये चीज़ हमेशा भूल जाती है, मैं इसलिए इसको इसने इसको याद करना है कि मायोपिक करीब का देखते हैं तो इमेज भी लेंस के करीब बनता है, क्योंकि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब कि वो रिफ्रैक्टिव पावर बहुत ज़्यादा है. इसका मतलब कि वो लाइट को बहुत ज़्यादा कन्वर्ज करके पहले ही फोकस करवा देता है. हाइपरमेट्रोपिया जो है वो फार साइटेडनेस होते हैं, तो इसका मतलब कि इमेज भी काफ़ी दूर बनता है क्योंकि लेंस की पावर कम होती है. लेकिन अब हाई हाइपरमेट्रोपिक का क्या मतलब है, लेंस की पावर कम या लेंस एब्सेंट अगर हो. यहाँ पे अगर लेंस हो ही ना तो कॉर्निया ने जितनी लाइट रिफ्लेक्ट करनी थी उसने कर ली, बाकी आगे लेंस है ही नहीं. इन केस ऑफ एफेकिया तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव पावर भी नहीं होगी, तो वो इमेज यहाँ पे जाके जो है वो फोकस होगा, इतना दूर वो इमेज जाके फोकस होगा. तो इसको हम कहते हैं हाई हाइपरमेट्रोपिया. मैं अगेन बता देती हूँ अगर आपको समझ ना आई हो. तो लेंस हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि लेंस की रिफ्रैक्टिव पावर कम होती है, जिसकी वजह से इमेज जो है वो काफ़ी दूर जाके फोकस होता है. ठीक है. एंड दीज पेशेंट्स आर फार साइटेडनेस, जिनके अंदर इमेज फॉर फ्रॉम लेंस बनता है. लेकिन हाई हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट्स एफेकिया में होते हैं जिसमें लेंस होता ही नहीं, तो वो जब लेंस ही नहीं होगा तो वो उसको रेटिना के ऊपर फोकस भी नहीं करेगा. लेंस का काम ये है कि जो रेज़ इसके अंदर आ रही हैं ये इनको एक खास पॉइंट के ऊपर यूँ फोकस करता है. जब लेंस है ही नहीं तो वो रेज़ रेटिना ने तो जितना कर देना था ये पहले रेटिना है ना, तो पहले तो रेज़ यूँ आ रही थी, रेटिना ने उनको यूँ कर दिया, और उसके बाद लेंस ने उनको एक पॉइंट पे फोकस करना है. तो रेटिना ने जितना करना था उसने कर दिया, अब लेंस है ही नहीं तो वो बहुत दूर जाके फोकस होंगी. दैट इज़ वाई एफेकिक पेशेंट्स आर कॉल्ड हाई हाइपरमेट्रोपिक.
इनके अंदर एंटीरियर चैम्बर डीप होता है, ठीक है। आइरिस ट्रिमोलियसनेस शो करता है। प्यूपिल जेट ब्लैक होता है, अगेन इट इज़ एमसीक्यू। और इनके अंदर परकिंजी इमेजेस एब्सेंट होते हैं। 3rd 4 परकिंजी इमेजेस एब्सेंट होते हैं और रेटिनोस्कोपी पे हाई हाइपरमेट्रोपिया। अब ये सब एमसीक्यूज़ हैं और ये ऑलरेडी यूएचएस में आ भी चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे भी देखो तो ये यूएचएस के एमसीक्यूज़ हैं ये वाले कि जेट ब्लैक प्यूपिल एफेकिया में होता है, परकिंजी इमेजेस 3rd 4th इमेजेस आर एब्सेंट। अब हम इनको करेक्ट कैसे करते हैं? अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अब एफेकिक पेशेंट की जो रिफ्रैक्टिव पावर है उनकी 43 डायोप्टर, क्योंकि आपको पता है कॉर्निया की होती है 43 डायोप्टर पावर और जो हमारे पास लेंस है इसकी होती है 15 to 20 डायोप्टर। तो जब लेंस एब्सेंट हो गया तो अब सिर्फ इन पेशेंट्स की आइज़ में कॉर्निया है तो इनकी रिफ्रैक्टिव पावर विल बी 43 डायोप्टर, ठीक है। इनको हम करेक्ट कैसे करते हैं? इनके लिए स्पेक्टिकल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, एनक जिसको हम कहते हैं, या कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर सकते हैं, या हम लेंस को इम्प्लांट कर सकते हैं उनकी आइज़ में, या उनके कॉर्निया के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को करेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन सब के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं। तो जो हम स्पेक्टिकल्स यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर हम कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे आइज़ में जो नॉर्मल लेंस होता है वो यूँ कन्वेक्स लेंस होता है, कनकेव नहीं होता, इसलिए हम कन्वेक्स लेंस वाली ग्लासेस लगाते हैं। इनके ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप देख लेना। सबसे इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये जो स्पेक्टिकल्स हम कन्वेक्स लेंस वाले यूज़ करती हैं ये इमेज को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर देती हैं, मीन 25 to 33%। तो अब आप अंदाज़ा लगाओ कि अगर ये पेंसिल एक एफेकिक पेशेंट के अंदर अगर हम लोग कन्वेक्स लेंस यूज़ करें तो ये पेंसिल इतनी छोटी सी है तो ये उसको इतनी बड़ी सारी नज़र आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो ये वाली टेक्निक बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, छोटा इमेज बहुत बड़ा लगता है, हमें दूर की चीज़ें करीब नज़र आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इमेजेस को तोड़ देती है, इसको टोमा बना देती है और रिस्ट्रिक्टेड फील्ड ऑफ व्यू। देन कॉन्टैक्ट लेंस के अंदर भी थोड़ी सी इमेज मैग्नीफिकेशन होती है ऑलमोस्ट 7% तक, ठीक है। लेकिन इनका एक ड्रॉबैक है, आपको पता है लेंस को कितना इनको क्लीन करना पड़ता है बार बार, तो उनके लिए एक चीज़ सिर्फ है कि उनके अंदर क्लीनिंग जो रूटीन है इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अदरवाइज़ ये हमारे पास काफ़ी हद तक बेहतर होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्पेक्टिकल्स, क्योंकि इसके अंदर मिस जजमेंट बहुत ज़्यादा होती है, इनके अंदर मिस जजमेंट कम होती है। देन इंट्राऑक्यूलर लेंस इम्प्लांट कर सकते हैं एंड दिस इज़ मेथड ऑफ चॉइस कि हम उसकी ये जो पोजीशन जहाँ पे लेंस एब्सेंट है हम यहाँ पे एक लेंस लगा सकते हैं, और ये ज़्यादातर ये हमारे पास क्या होता है इट इज़ मेथड ऑफ चॉइस, और ये इसकी कोई मैग्नीफिकेशन नहीं होती, इसीलिए ये सबसे अच्छा है, ना इसकी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है ना ही मैग्नीफिकेशन है। देन इसके डिसएडवांटेजेस ये एक है सूडोफेकिक बुलस केरेटोपैथी इसकी वजह से हो सकती है, ये इस आई इंट्राऑक्यूलर लेंस की कॉम्प्लिकेशन है और ये यूएचएस में एमसीक्यू आ भी चुका है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन इज़ कि हम उसकी कॉर्निया की रिफ्रैक्टिव पावर को करेक्ट कर देते हैं कि सपोज़ अगर हमने यहाँ पे नॉर्मली कॉर्निया की रिफ्रैक्टिव पावर इज़ 43 डायोप्टर, हम उसके कर्वेचर को चेंज करके इसकी रिफ्रैक्टिव पावर को 59 डायोप्टर्स तक कर सकते हैं। इसकी अगर हम इसको कर देंगे तो फिर हम अगर लेंस इम्प्लांट करें ना करें एक ही बराबर है, अब वो इमेज बिल्कुल क्लियर अपने फोकस के ऊपर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे बनेगा चाहे लेंस ना भी हो, हम लोग रिफ्रैक्टिव पावर को चेंज कर देते हैं कॉर्निया की, तो उस वक्त ये जो है वो काफ़ी हद तक ये हमारे पास करेक्शन हो जाती है, ठीक है।